बहुत शुक्रिया साथी। मुझे पता नहीं था कि ये बोला गया था कि फोटो ऑप चल रहा था स्याही का, और पहला ही विजुअल ये था, मुझे देख कर के हंसी आ गई, क्योंकि जहाँ पे उन्हें लगा था कि वो स्याही फेंकेंगे किसी एक स्टूडेंट पे जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनके खिलाफ जो हो रहा था उस प्रोटेस्ट में, तो लोग डर जाएंगे, लोगों को लगेगा अरे बाप रे, सड़क पे नहीं निकलना है वरना पता नहीं कौन हमारे ऊपर कहीं स्याही फेंक देगा। उन्हें क्या मालूम था कि रांची में ये हुआ था। रांची से हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ कुछ ही दिन बाद एक हॉल भरा हुआ रहेगा 2000 लोगों से, जिस हॉल में लोगों ने अपने गालों पे, अपने शरीर पे, अपने कपड़ों पे स्याही का स्टिकर लगाया होगा। इतनी हंसने की बात है ये। वो लोग शायद ये देखेंगे तो सोचेंगे कि ये भी उल्टा पड़ गया, जैसे 20 तारीख का हिंसा और स्टेट रिप्रेशन उन्हें उल्टा पड़ गया था। आप सब लोगों को मेरा जय भीम और लाल सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, और मुझे यकीन है कि आप यहाँ पे इसलिए मौजूद नहीं हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति विशेष आ रहा था और आपको उसको सुनना चाहते थे। आप यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस देश के नौजवानों ने, छात्रों ने इस देश को बहुत उम्मीद दी है, और उसी उम्मीद में से एक इंसान मैं हूँ, और उस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को दर्ज करना चाहते हैं कि इतिहास जब लिखा जाएगा और उसमें काउंटिंग हो रही होगी कि कौन लोग वो थे जो इतिहास के सही पक्ष में खड़े थे, कौन लोग वो थे जो जुल्म के खिलाफ जब आम लोग संघर्ष कर रहे थे तो वो मैदान में उतरे थे। तो मैं जानती हूँ आप यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि नागपुर की आम जनता की काउंटिंग उस गिनती में हो जो लोग जिंदा थे, जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने लड़ने वाले को अकेले नहीं रहने दिया। आप उनमें गिनाए जाना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आप सबको बधाई। जय भीम और इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो इस वक्त अपने हॉस्टल्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को इस मंच से मैं सॉलिडारिटी पेश करना चाहती हूँ। इस देश में अलग अलग समाज को, अलग अलग हिस्सों को अलग अलग लेबल्स पकड़ा दिए गए हैं। जो भी सत्ता के खिलाफ बोलेगा एंटी नेशनल होगा, देशद्रोही होगा, पाकिस्तानी होगा, आईएसआई एजेंट होगा। 17 साल का वेदांत जो सीबीएसई के एग्जाम के बाद जो मिसमैनेजमेंट होता है, जब वो सोशल मीडिया पे अपनी आंसर शीट दिखा करके कहता है कि ये तो मेरी आंसर शीट नहीं है, ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है, तो उसको ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग पाकिस्तानी कहते हैं। आज जब ये आदिवासी स्टूडेंट्स यहाँ पे महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं ताकि सम्मानजनक रूप से हॉस्टल्स और आश्रम में उनको जगह मिले, खाने की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, तो तब हम देखते हैं कि उनको अर्बन नक्सल जैसी चीज़ों से नवाजा जाता है। वो विदर्भ, जिस विदर्भ में विकास करने के वादे से सरकार में आते हैं ये लोग, उस विदर्भ में अनप्रेसिडेंटेड स्टैटिस्टिक्स हैं फार्मर सुसाइड के। उस विदर्भ में आदिवासी स्टूडेंट्स मजबूर हैं पिछले 14 दिनों से बारिश में खुली छत के नीचे प्रोटेस्ट करने के लिए। उस विदर्भ में जब आदिवासी महिलाएं, आदिवासी लड़कियां, स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में छुट्टियों के बाद आती हैं तो उन्हें कंपलसरी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाता है। उस विदर्भ में जानबूझ करके आश्रमों को, हॉस्टल्स को शहर से आइसोलेटेड रखा जाता है ताकि वहां पे जिस तरीके का बर्ताव वहां के स्टूडेंट्स के साथ होता है वो किसी की नजर में ना आए, वो नजरअंदाज हो जाए। तो उस विदर्भ में जिसमें ये नागपुर शहर आता है, जिसे क्लेम करते हैं वो अपने बर्थ प्लेस के नाम से, उस नागपुर में खड़े होकर के भाजपा के अनपॉपुलर होने का सबूत देने के लिए आप सबको बहुत 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 बधाई। पिछले कुछ महीनों में भाजपा ने कल्पना नहीं की होगी
कि वो यंग लोगों के बीच कितने अनपॉपुलर हो जाएंगे। और ये जो लैक ऑफ पॉपुलैरिटी है, इस लैक ऑफ पॉपुलैरिटी के लिए वो हमें जिम्मेदार ठहराते हैं। हम इस जिम्मेदारी को सर आंखों पे रखते हैं। आप बिल्कुल सही समझते हैं। इस देश के स्टूडेंट्स, इस देश के युवा आपको सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। आपने 1 दशक से ज्यादा इस देश पे राज किया और इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट को अंग्रेजी हुकूमत की दर पे पहुंचा दिया। इस 1 दशक में आपने गरीब और अमीर के बीच की खाई को अंग्रेजी हुकूमत के दर पे पहुंचा दिया। आप आए थे विकास का वादा करते हुए और आज सत्ता में बैठे लोगों के अलावा किसी का विकास इस देश में नहीं हो रहा है। इस 1 दशक की जवाबदेही आपसे इस देश के छात्र और नौजवान आज मांग रहे हैं और इसकी जवाबदेही आपको देनी होगी। ये जो मीटिंग हम कर रहे हैं, प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसका थीम है सब याद रखा जाएगा। तो क्या याद रखेंगे हम? क्या 20 तारीख को जो हिंसा हुई है सिर्फ उस हिंसा को याद रखना है हमें, या पिछले 1 दशक से हिंदुस्तान में जो बीत रहा है उसे भी याद रखेंगे हम? क्या हम याद रखेंगे कि 2016 में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद रोहित वेमुला की मदर राधिका अम्मा को भाजपा की सरकार सड़कों पे घसीट करके अपनी जाति प्रूव करने के लिए बार बार उकसाती है? क्या हम इस चीज को याद रखेंगे? क्या हम याद रखेंगे कि जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जातीय भेदभाव के खिलाफ रोहित एक्ट की मांग कर रहे थे तो यही भाजपा की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन स्टूडेंट्स के सर अपनी लाठियों से खोल के रख दिए? क्या हम ये याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इसकी जवाबदेही, इसका जवाब आज आप हमें दीजिए। क्या 2016 में जिस जेएनयू, जिस जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स को क्रिमिनलाइज कर दिया, ये बोल दिया कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस देश के आगे आने वाली पीढ़ी को गर्व से हम नहीं मानेंगे, उन्हें टैक्स पेयर का पैसा चूसने वाला टर्माइट मानेंगे, ये डिक्लेयर कर दिया गया और हमारे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, हमारे क्लासमेट्स, हमारे दोस्तों को बार बार जेलों में डालने की कोशिश हुई? क्या हम ये याद रखेंगे? क्या हम ये याद रखेंगे कि यही महाराष्ट्र जहां से न जाने भीमा कोरेगांव के केस में कितने प्रोफेसर्स, कितने एक्टिविस्टों को जेल में आज तक बंद करके रखा गया है, क्या हम इसको याद रखेंगे? क्या हम याद रखेंगे कि जब भाजपा सरकार को मन करता है, जैसे मन करता है, इस देश की नीतियों को बदल देते हैं? रातों रात एक डिक्लेरेशन होती है जिसमें वो कहते हैं कि कल से डिमोनेटाइजेशन लागू हो गया है और निकाल देते हैं पूरे आम हिंदुस्तान को सड़कों पे लाइनों में खड़े होने के लिए। उन लाइनों में न जाने कितने आम लोग अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाते हैं, मर जाते हैं। उन जानों का हिसाब कौन देगा आखिर? हम देखते हैं 2019 में एक बहुत बड़ा इक्वल सिटीजनशिप का आंदोलन चलता है। उस इक्वल सिटीजनशिप के आंदोलन में जो जामिया के बाहर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर टीयर गैस शेल्स फायर किए जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। और उसके विरोध में जब आम मुस्लिम महिलाएं अलग अलग कोनों में शाहीन बाग स्थापित कर देती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि 500 रुपए में बिकी हुई हैं ये औरतें। क्या इस जिल्लत को हम याद रखेंगे? क्या हम याद रखेंगे कि जब कोविड का लॉकडाउन लगता है तो जो भारी संख्या में मिसमैनेजमेंट सरकार की तरफ से होता है, उसके बाद
जो यमुना में लाशें तैर रही होती हैं, और उन लाशों की जवाबदेही जब जर्नलिस्ट और आम जनता सरकार से मांगती है, तो सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि कोविड तो अंडर कंट्रोल है, कोई गैर जरूरी मौतें नहीं हुई हैं कोविड में। क्या हम इस जिल्लत को याद रखेंगे? क्या हम याद रखेंगे कि कोविड में रातों रात देश भर के मजदूरों को हजारों किलोमीटर चल करके अपने घर वापस जाने के लिए मजबूर किया था इस सरकार ने? ट्रेनों के नीचे आकर के पटरियों पे आराम कर रहे मजदूर मौत के घाट उतार दिए गए थे। क्या हम याद रखेंगे इस चीज को? क्या हम याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में, झारखंड में, असम में हजारों एकड़ के जंगलों को अपने यार अडानी अंबानी के नाम कौड़ियों के भाव में कर दिया था इन लोगों ने? क्या हम इसको याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे हम कि एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी को खत्म करने के नाम पे आम आदिवासियों पे गढ़चिरौली में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की बर्बरता और हिंसा बरसाते हैं ये लोग, क्या हम याद रखेंगे उस हिंसा को, उस इंडिग्निटी को जो उन आदिवासी लोगों पे होती है? क्या हम याद रखेंगे उन किसानों को जिन्होंने 1 से ज्यादा साल दिल्ली के बॉर्डरों को अपना घर बनाया और 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, और इस शहादत के बाद उन्होंने किसानों की मांगे फाइनली मानी? क्या हम उन किसानों की, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत को याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे? ये बात पूछी जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि जब इस देश के यंग रेसलर्स, महिला रेसलर्स इंडिया गेट से लेकर जंतर मंतर पे यौन उत्पीड़न के खिलाफ बृजभूषण शरण को जेल में भेजने की बात कर रहे थे, तो ऊपर से लेकर के नीचे तक भाजपा के नेता लाइन में खड़े हो गए थे बृजभूषण शरण को डिफेंड करने के लिए। क्या हम इसको याद रखेंगे? क्या हम याद रखेंगे कि पिछले 1 दशक में हम सबको कायर बना दिया है इस सरकार ने, डरा दिया है इस सरकार ने? हिंदुस्तान की वो गौरवशाली विरासत जिसने हमें अशफाकुल्लाह खान दिया, भगत सिंह दिया, उस गौरवशाली विरासत को झुकला करके पिछले 1 दशक में हमें कन्विंस कर दिया इन लोगों ने कि आवाज नहीं उठानी होती है। दूसरों के लिए क्या, खुद के लिए भी नहीं आवाज उठानी होती है। क्या हम इस चीज को भूल जाएंगे कि अपने इतिहास के साथ गद्दारी करते हुए हमें कायर बना दिया इस हुकूमत ने? क्या हम इस चीज को भूल जाएंगे? तो अगर याद रखना है तो ये सब कुछ याद रखना होगा। जो लाठियां हम पे पड़ी, जो लाठियां हमारे दोस्तों पे पड़ी, जो लाठियां हमारे दोस्तों के बच्चों पे पड़ी, जो लाठियां ऐसे लोगों पे पड़ी जिनके नाम हम कभी नहीं जानेंगे, जिनके शहरों में हम कभी नहीं जा पाएंगे, अगर कुछ याद रखना है तो उन तमाम लोगों की शहादत, उन लोगों पे हुई हिंसा, उनके आंसू, उनके दर्द को याद रखना होगा। तब सही मायने में इस हिंदुस्तान में ये बात दर्ज होगी कि जो आज की पीढ़ी है, आज के जिंदा लोग हैं, वो हिसाब ले रहे हैं पिछले 1 दशक में हुई हिंसा और गैर बराबरी और जुल्म का। तो अगर खड़े होना है इतिहास के सही सिरे पे, अगर दर्ज होना है इतिहास के सही सिरे पे, तो दर्ज करना होगा हमें अपना प्रोटेस्ट, अपना संघर्ष इन तमाम जुल्म के खिलाफ। वो पूछते हैं हमसे कि क्या होता है? धर्मेंद्र प्रधान एक इंडिविजुअल है, धर्मेंद्र प्रधान चले गए तो आरएसएस के एक और व्यक्ति आ गए। क्या हासिल हुआ एक इंडिविजुअल के इस्तीफे से? ये हासिल हुआ कि रांची से लेकर के बिहार, बंबई से लेकर के नालसार और दिल्ली से लेकर के नागपुर, इन शहरों की, इन जगहों की जो सड़कें सूनी रह जाती थीं जब कोई जुल्म होता था, वो सड़कें आज आबाद हैं आप जैसे आम लोग, यंग छात्रों से।
ये कमाया है इस मूवमेंट ने। इस देश के यंग लोगों ने, छात्रों ने ये कमाया है कि जो पिछली पीढ़ी शायद ये सोचने लगी थी कि अब नहीं देख पाएंगे एक ऐसा हिंदुस्तान जहां लोग आज़ादी से सांस ले रहे होंगे, बेखौफ तरीके से अपनी बात रख रहे होंगे, नहीं देख पाएंगे ऐसा हिंदुस्तान जहां पे चार लोग एक साथ खड़े होकर के, मुट्ठी तान करके जुल्म के खिलाफ जस्टिस, न्याय की मांग कर रहे होंगे। आज वही पीढ़ी कहती है हमें कि अब नहीं डर लगता है, क्योंकि लगता है कि देश का भविष्य सही हाथों में दिया हुआ है। ये हासिल है इस मूवमेंट का। और जो सबसे खूबसूरत चीज हासिल है इस मूवमेंट की, वो है सत्ता में बैठे लोगों का डर। किसी भी लोकतंत्र में आम जनता को सरकार से नहीं, सरकार को आम जनता के गुस्से, उसकी जवाबदेही से डर लगना चाहिए। और आज ये डर भाजपा और आरएसएस के दिलों में घर कर बैठा है। इससे ज्यादा खूबसूरत बात इस मूवमेंट के लिए कोई नहीं हो सकती है। वो अमित शाह जो इस देश के हर कोने में घूम करके दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जहर उगलते थे, वो अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पार्लियामेंट में अपनी शक्ल नहीं दिखा पाए हैं। ये विक्ट्री है इस मूवमेंट की। वो प्राइम मिनिस्टर जो नॉन बायोलॉजिकल होने का दावा करते थे, अपने 56 इंच के सीने के सामने अपनी तमाम नाकामयाबी को छुपाते थे, उस प्राइम मिनिस्टर को जेनजी की भाषा में बात करने के लिए 30-30 सेकंड की इंस्टाग्राम पे रील बनाने पे मजबूर किया है इस देश के युवा ने। ये कमाया है हमने इस मूवमेंट से। हमने ये कमाया है कि भाजपा तो छोड़िए, इनके आका जो है आरएसएस में, उसके चीफ मोहन भागवत जेनजी के साथ वार्ता नाम से प्रोग्राम चला करके यंग लोगों के बीच अपनी एक्सेप्टेबिलिटी तलाश करने पे मजबूर हो गए हैं। ये कमाया है इस मूवमेंट ने। जिस आरएसएस को गर्व होता था कि ये नागपुर तो हमारी जन्म की भूमि है, इस नागपुर में तो हम जो चाहे वो करेंगे, जिस नागपुर के दम पे, जिस विदर्भ के दम पे महाराष्ट्र की सत्ता पे कब्जा किया है, उस विदर्भ के लोग जो इस महफिल में मौजूद हैं, उन लोगों का धिक्कार मिला है महाराष्ट्र की सरकार को। यह कमाया है इस मूवमेंट की जीत से हमने। क्योंकि हम नागपुर में हैं, तो हमारे प्रिय मित्र, वो लोग जो इस देश की रगों में नफरत और जहर दौड़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन लोगों के बारे में कुछ बातें करना बहुत जरूरी है। आज आरएसएस ये क्लेम करता है कि उससे ज्यादा राष्ट्रवादी संगठन कोई नहीं है। इनफैक्ट क्या राष्ट्रवाद होगा और क्या नहीं होगा, ये भी आरएसएस डिसाइड करेगा। क्या है उनका राष्ट्रवाद? उनका राष्ट्रवाद ये है कि जब एक मुस्लिम दंपत्ति हिंदुस्तान का झंडा डिजाइन करके, पहले झंडे को सिल करके दिल्ली के एक दुकान में सिल करके तैयार कर रहा था, तब दूसरी तरफ आरएसएस के माउथ पीस से यह लिखा जा रहा था कि हिंदू तो 3 रंग को शुभ नहीं मानते हैं, इसलिए इस देश के हिंदू इस तिरंगे को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह है आरएसएस का राष्ट्रवाद। आरएसएस का राष्ट्रवाद यह है कि आजादी के कई दशक बाद तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर्स पे हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं लहराया था। यह राष्ट्रवाद है उनका। यह राष्ट्रवाद है आरएसएस का कि जब 17 साल के खुदीराम बोस, 23 साल के भगत सिंह,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यंग रेवोल्यूशनरी नौजवान इस देश की आज़ादी के लिए खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो रहे थे, इस देश की सड़कों को आबाद कर रहे थे, तब ये आरएसएस के लोग नौजवानों और छात्रों को कह रहे थे कि आओ हमारी शाखों की लाइनों में शामिल हो, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत को हराना हमारा एजेंडा नहीं है, मुगल सल्तनत को हमने हरा दिया है, वही हमारी जीत है। ये राष्ट्रवाद है इनका, ये राष्ट्रवाद है इनका कि अपने इनके आइडियोलॉग्स जिनको आज ये गर्व से प्रोक्लेम करते हैं, जब हिंदुस्तान की आम जनता गोलियां खा रही थी अंग्रेजी हुकूमत से, जब जलियांवाला बाग में न जाने कितने हिंदुस्तानी शहीद हो रहे थे जनरल डायर की तोपों से, तब ये आम लोग और इनके आइडियोलॉग अंग्रेजों से पेंशन लिया करते थे। ये राष्ट्रवाद है इनका, ये राष्ट्रवाद है इनका कि पंसारे जैसे, गोविंद पंसारे जैसे रेवोल्यूशनरीज और सोशल रिफॉर्मर्स, गोविंद पंसारे जैसे साथी, नरेंद्र दाभोलकर जैसे साथी, गौरी लंकेश जैसे साथियों को जिन लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी, उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन में बार बार अगर किसी संगठन से लिंक पाया जाता है तो वो इनका संगठन होता है जिससे लिंक पाया जाता है। ये राष्ट्रवाद है इनका, ये राष्ट्रवाद है इनका कि वो स्टैन स्वामी जो इस देश के आदिवासियों के बीच में अंधश्रद्धा के खिलाफ प्रचार करते थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट और शिक्षा की बात करते थे, उस स्टैन स्वामी को 80 से ज्यादा साल के बुजुर्ग को अपनी जेलों में बंद करके उनकी जान ले ली इनके सिस्टम में। यह राष्ट्रवाद है इनका, यह राष्ट्रवाद है इनका कि जब आम लोग जंतर मंतर पे पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, तो आरएसएस के केरला के एक आइडियोलॉग कहते हैं कि जंतर मंतर पे जो औरतें हैं रेपिस्ट मेंटालिटी की हैं, उनका रेप होना चाहिए। ये है इनका राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद है इनका कि जिस शिवाजी को ये अपना आइकॉन मान करके देश भर में वोट कमाते हैं, महाराष्ट्र में वोट कमाते हैं, उसी शिवाजी के एंटी कास्ट, एंटी कम्युनल इतिहास से गद्दारी करते हैं। ये राष्ट्रवाद है इनका, ये राष्ट्रवाद है इनका कि जब अंबेडकर इस देश में संघर्ष कर रहे थे ताकि इस देश के पिछड़ी जाति के, पिछाड़ दी गई जातियों के, महिलाओं के अधिकार के लिए इस देश में जगह हो, शिक्षा में उनके लिए जगह हो, प्रॉपर्टी में उनके लिए जगह हो, तो तब ये लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे, रामलीला मैदान भर दिया करते थे। ये आरएसएस है, ये राष्ट्रवाद है इनका। वो लोग जो आजादी के आंदोलन में, संघर्ष में कभी शामिल नहीं रहे, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या करने में जिस इंसान का जिम्मेदारी रहता है, वो रहता है इनके संगठन से। ये राष्ट्रवाद है इनका। तो वो नागपुर, जिस नागपुर से वो अपना बर्थ डिराइव करते हैं, हमसे जब पूछा गया था जंतर मंतर पे जिस दिन इस्तीफा आया था धर्मेंद्र प्रधान का, तो हमसे पूछा गया आप क्या चाहेंगे, कैसे याद किया जाए इस मूवमेंट को इतिहास में। तो हमने एक बात कही थी कि हम चाहते हैं कि जंतर मंतर के इस मूवमेंट की जीत को भाजपा और आरएसएस के इस देश में कब्जे के अंत के शुरुआत के रूप में याद किया जाए। ये महाराष्ट्र, एक्चुअली में आपको मालूम होगा, इस महाराष्ट्र में एक एफटीआईआई है, फिल्म एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस इंस्टीट्यूट से भाजपा सरकार के खिलाफ पहला स्टूडेंट मूवमेंट लड़ा गया था, और इसी महाराष्ट्र से, जहां से भाजपा सरकार के खिलाफ पहला छात्र आंदोलन हुआ, मैं आप सब से ये उम्मीद करती हूं, अपील करती हूं कि इसी महाराष्ट्र में भाजपा सरकार के अंत के लिए भी आंदोलन, यहीं से उसका आह्वान हो। मैं आप सबसे इस चीज की अपील करती हूं।
जिस महाराष्ट्र ने भाजपा के खिलाफ पहला स्टूडेंट प्रोटेस्ट दिया हमें, वही महाराष्ट्र भाजपा के अंत के लिए एक स्टूडेंट मूवमेंट, यूथ मूवमेंट खड़ा करे, इस चीज की उम्मीद के साथ मैं नागपुर आई, पुणे गई, बंबई गई, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप नागपुर के लोग जिन्हें आरएसएस ने ये लालछन सौंप दिया है कि धोइए इस दाग को, कि यहीं से आरएसएस की शुरुआत हुई थी, मैं उम्मीद करूंगी कि आप नागपुर के लोग इस दाग को, इस कलंक को अपने ऊपर से मिटा देंगे और साबित करेंगे कि ये नागपुर किसी आरएसएस का गढ़ नहीं है। अगर ये नागपुर किसी चीज का गढ़ है तो वो लोकतंत्र का गढ़ होगा, वो संविधान का गढ़ होगा, वो जुल्म के खिलाफ न्याय की आवाज का गढ़ होगा। अगर वो किसी चीज का गढ़ होगा तो हमारे आजादी के आंदोलन के सबसे खूबसूरत मूल्यों का गढ़ होगा। ये आप प्रूव करिए आगे आने वाले सालों में, ये यही उम्मीद करूंगी। और आखिरी बात कि आज मुझे बार बार बोला ऑर्गेनाइजर्स ने कि बहुत इजीली नहीं आते हैं नागपुर में इतने बड़े संख्या में लोग, क्योंकि जैसे बाकी देश में हुआ है यहाँ पे भी हुआ है कि लोग अपने अपने छोटे हिस्सों में कुछ कुछ करते हैं, खुश हो जाते हैं। साथ में आने में बहुत खतरा भी है, डर भी है, और जो आज के समय में जिस चीज़ से हम सब ग्रसित होते हैं कि हम आपसे ज़्यादा क्रांतिकारी हैं तो हम आपके साथ क्यों आए। तो ये समय एक दूसरे को खुद से बेहतर प्रूव करने का नहीं है, हम लोग साथ में कितना बेहतर संघर्ष कर सकते हैं उसको प्रूव करने का भी है। तो अगर आप सब साथ आए हैं इस मूवमेंट में, इस मोमेंट पे, तो आने वाले समय में यही नागपुर वो जगह बने जहां से हम लोग एक ऐसे छात्र आंदोलन की, एक ऐसे यूथ मूवमेंट की कल्पना कर सके जहां पे स्टूडेंट्स के पास डिग्निफाइड एजुकेशन हो, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट हो, एक डिग्निफाइड जिंदगी हो। इस चीज़ की मैं उम्मीद करूंगी, और आगे आने वाले समय में ये जो मूवमेंट है, ये जो महफिल है, जहाँ पे सातों रंग, इंद्रधनुष के सातों रंग के लोग साथ आए हैं, इसी तरीके से आप लोग साथ आते रहें, क्योंकि ये जो सेंस ऑफ सॉलिडारिटी आज हमें महसूस हो रही है, ये सेंस ऑफ सॉलिडारिटी को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सेंस ऑफ सॉलिडारिटी तोड़ करके इतने लंबे समय से उन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया है। वो बार बार आपको कहेंगे कि आपके बगल में जो खड़ा है, आपके साथ जो आप ही की बात कह रहा है, उसका धर्म आपसे अलग है। वो कहेंगे आपको कि उसकी जाति आपसे अलग है। वो कहेंगे आपको कि वो जो भाषा बोलता है वो भाषा आपसे अलग है। वो जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र आपसे अलग है। और इसलिए बार बार 5 साल में एक बार आएंगे और आपसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, इन तमाम रिश्तों को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो जब जब आपको बांटने की कोशिश करें, आपको ये बताने की कोशिश करें कि आप एक दूसरे से अलग कैसे हैं, आप बार बार उन्हें ये बात याद दिलाइए कि ये हिंदुस्तान किसी एक मैं से नहीं बनता है, ये हिंदुस्तान वी द पीपल ऑफ इंडिया से बनता है। और ये वी द पीपल ऑफ इंडिया है जिनके लोकतंत्र में आप राज कर रहे हैं। और ये वी द पीपल ऑफ इंडिया अब चाहते हैं कि आप कुर्सी छोड़िए, क्योंकि ना आपसे कुर्सी संभल रही है, ना ये देश संभल रहा है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया आपसे विनम्रता से अपील कर रहे हैं कि आप सत्ता से या तो रवाना हो जाइए, या आगे आने वाले समय में आपको न सिर्फ पार्लियामेंट से बल्कि अपने दिलों से, अपने ऑफिसेस से, अपने घरों से, अपने मोबाइल स्क्रीन से हम अलविदा कहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक इतने पेशेंटली मुझे सुनते रहे, और आगे आने वाले समय में, सालों में बार बार हमें हमारे अंदर इस सेंस ऑफ सॉलिडारिटी को रिवाइव करने की मांग आएगी, क्योंकि आने वाला भविष्य हमसे बहुत कुछ मांगने वाला है। ये भविष्य बार बार आपसे कहेगा कि आपको आगे आना होगा, जोखिम उठाना होगा,
हिम्मत दिखानी होगी और आपको बार बार भविष्य के इस चैलेंज के सामने खड़ा होना है इसी हिम्मत और सॉलिडारिटी के साथ। अगर भविष्य और इतिहास के ये जो चैलेंज के सामने हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो देश हमारा जिसको बिखेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जद्दोजहद में लगे हुए हैं ये लोग, उस देश को समेटने का हमारे पास ये आखिरी मौका भी हमारे हाथ से चले जाएगा। तो आगे आने वाले भविष्य के हर संघर्ष में सॉलिडारिटी के लिए आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगी कि वो देश की सड़कें, जिस देश की सड़कों से हमें इस सॉलिडारिटी का प्रमाण देना है, उस देश की सड़कों पे हम भी रहेंगे, आप भी हमें मिलिए और एक साथ हम लोग इस देश को फिर से कैसे आबाद किया जाता है इसकी परिभाषा लिखेंगे। वो जुल्म लिखते रहें, हम संघर्ष लिखते रहेंगे, वो हमें बांटते रहें, हम एक दूसरे का हाथ थामते रहेंगे, वो इस देश के संविधान को कुचल करके मनुस्मृति की बात करते रहे हैं, हम बार बार इस देश के संवैधानिक मूल्यों की बात करते रहेंगे और वापस एक लोकतांत्रिक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक इस देश में हम लोग बनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। सर, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, माफ कीजिएगा। ऑर्गेनाइजर्स ने जैसे ऑर्गेनाइज किया है वैसे ही हम जा सकते हैं। For now, we are opening the stage for question and answers. If students are interested in asking any questions, please, you may. Students की तरफ से questions entertain कर रहे हैं हम। हेलो दीदी, जल्दी। जय हिंद नेहा दीदी। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया एजुकेशन मिनिस्टर का, ठीक है, तो वो पेपर लीक था, ठीक है। अब मुझे ऐसे मिनिस्टर्स का रिजाइन चाहिए जिन पे रेप केसेस है, क्योंकि इंडिया के जो एमएलएज है वो क्या बोलते हैं, इंडिया के एमएलएज बोलते हैं कि अगर पता है कि रेप होना है तो लेट जाओ और मजे लो। बट मेरा यही बोलना है कि जितने भी एमएलएज है जिन पे रेप केसेस है उनका रिजाइन चाहिए। क्यों उनका रिजाइन चाहिए? क्योंकि जब एमएलए की कुर्सी हिलेंगी तो हर लड़का सोचेगा कि एमएलए एक मतलब किसी लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया या फिर उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया तो एक एमएलए नहीं बच पा रहा, तो आम आदमी की भी कभी हिम्मत नहीं होगी कि किसी लड़की के पास उस आँख उठा के भी देख सके, गलत नज़र से भी देख सके। तो मुझे वो सारे एमएलए का रिजाइन चाहिए, तो मुझे प्रोटेस्ट करना है। इसके लिए मैंने एक टीम भी बनाया है, जैसे कि कास्ट की बात सब कर लेते हैं, मतलब सभी चीज़ों की बात हो जाती है, बट जब इंसानियत की बात होती है तो कोई बात नहीं करता। प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ, तो मुझे वही पूछना था कि मतलब अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं या फिर मेरी टीम अगर प्रोटेस्ट करती है तो आप हमें सपोर्ट कीजिएंगे, क्योंकि हमें वो सारे एमएलएस का रिजाइन चाहिए जिन पे रेप केसेस फाइल है। अगर आपको सारे एमएलएस का रिजाइन चाहिए, रेजिग्नेशन चाहिए जिन पे रेप है, तो संसद खाली हो जाएगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों के ऊपर रेप केस है। और आप जो मांग कर रहे हैं हम भी वही मांग कर रहे हैं कि संसद खाली हो। इस संसद में ना रेपिस्टों की जगह हो, ना दंगइयों की जगह हो, ना उन लोगों की जगह हो जो सुबह से लेकर शाम तक नफरत फैलाते रहते हैं, फेक न्यूज़ सर्कुलेट करते हैं। हम बिल्कुल अब आपसे अग्री करते हैं और ये तो बात मैंने बोली कि इस देश में जनप्रतिनिधि ऐसा क्यों होगा जिसने किसी भी रूप से आम जनता के अधिकारों का हनन किया है। सो दीदी, क्या आप हमें सपोर्ट करेंगे? मेरा एक छोटा सा इंस्टाग्राम चैनल है जिस पे अभी तक वीडियो नहीं डाली है, बट वो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्रमोशन नहीं, बस सवाल पूछिए थोड़ा सा। मैडम, उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की राह कैसे खुलेगी, ये मेरा सवाल है आपसे। सर, एक तो आप स्टूडेंट नहीं हैं। नहीं, स्टूडेंट को बोला था पूछने के लिए। सॉरी मैडम, अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए सर, जब एक 17 साल ये ऐसे ही खुलेगी जब आप और हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे और बार बार उनसे कहेंगे कि वो हमें नहीं बांट सकते हैं। ये राह ऐसे ही खुलेगी जब इस चीज़ के लिए इस देश में कोई जगह नहीं होगी
कि आप किसी इंसान का धर्म देख करके या उनकी जाति देख करके या वो सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो देख करके उनको जेलों में डाल पाएंगे, यूएपीए लगा पाएंगे। जब ये चीज़ आम लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, वो रिहाई की राह वहीं से खुलती है, जो कि अभी हुआ है। इस पूरे देश ने देखा किस तरीके से 17 साल के वेदांत की बात मैं कर रही थी, उसको पाकिस्तानी बोला गया। जब हम जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, धर्मेंद्र प्रधान ने टेररिस्ट बोला था स्टूडेंट्स को। उसके बाद हमने देखा नितिन नवीन, वो वायरस बोलते हैं हमें। भाजपा के नेताओं ने न जाने क्या क्या नहीं बोला हमें। उनकी एमपी कंगना रनौत गटर जनरेशन कहती हैं हमें। तो जब ये बात सबको प्रूव हो जाएगी कि वो एंटी नेशनल बोले, पाकिस्तानी बोले, आईएसआई एजेंट बोले, ये जो लेबल्स हैं जो इस वक्त उन्होंने देश की लगभग सारी जनता पे लगा दिए हैं, हम इस देश के आम लोग जिनके ऊपर ये लेबल्स लगाए हुए हैं, हम एक तरफ, और वो जो सत्ता में बैठ करके हमारे ऊपर लेबल्स लगा रहे हैं वो एक तरफ। अगर उन्हें एंटी नेशनल बोलने का इतना ही शौक है तो हम नेशन हैं। हम बताते हैं कि ये देश क्या है, हमसे देश है, कुर्सी पे बैठे हुए लोगों से देश नहीं है। तो अगर आपको एंटी नेशनल लगते हैं इस देश के तमाम लोग, तो इस देश के तमाम एंटी नेशनल्स इस वजह, जिसका मतलब है इस देश के तमाम लोग, हम एक तरफ और आप कुर्सी में बैठे लोग एक तरफ। हम देश हैं, आप डिसाइड कर लीजिए आप क्या है। Thank you. One last question. ma'am, yes, We can I- are going to take one Yeah. last question. मैम दो चीज़ें। पहले तो मेरा नाम वेदांत है, मैं 17 साल का हूँ। और एक चीज़ थी कि छात्रों की गूंज जो एक राहुल गांधी जी ने प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, वो जंतर मंतर भी थे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? इज ही रियली कीपिंग इश्यूज ऑफ स्टूडेंट्स? आप वही वेदांत तो नहीं है जी पर। नहीं, मैं वो नहीं हूँ, बट उन्हीं जैसा हूँ। हाँ, नहीं, हमें ये लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज का काम है जनता की बात उठाना। आप जनप्रतिनिधि हैं, जिसका मतलब होता है कि ज़मीन से जो आवाज़ें आ रही हैं, आपको उनका प्रतिनिधित्व करना है संसद में। आपका काम है ये। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए राहुल गांधी, या बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हो गए। जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे तो सपा के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास आए, टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास आए, राजद के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास आए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास आए और उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई। और इनफैक्ट जब हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट में भी जो हमारी मांगें थी उनको संसद तक पहुंचाया। इसलिए वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स जो सही मायने में आज जनता के साथ खड़े हैं, हम उनके प्रति रिस्पेक्ट से देखते हैं। और जिस दिन वो ये रिप्रेजेंटेशन करना बंद कर देंगे आम जनता की आवाज़ों का, उस दिन हम उनके प्रति रिस्पेक्ट खो चुके होंगे। अगर ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात समझनी चाहिए कि प्रो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करिए। आप जिन राज्यों में सत्ता में हैं, चाहे वो कर्नाटका हो, केरला हो, वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे हुई हिंसा के खिलाफ, उन राज्यों में केस दर्ज हुए स्टूडेंट्स के ऊपर कांग्रेस सरकार द्वारा। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रो स्टूडेंट होने का मतलब है प्रो स्टूडेंट होना, एंटी बीजेपी होना नहीं सिर्फ। तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टूडेंट्स के प्रति सिंपथीज रखती हैं, जो चाहती हैं कि वो सही मायने में स्टूडेंट्स के इश्यूज को रिप्रेजेंट करें, उन्हें इस सिलसिले को कंटिन्यू करना होगा और सही मायने में बाय एग्जाम्पल दिखाना होगा देश को कि प्रो स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक्चुअली होती क्या है, जो इस वक्त राहुल गांधी और उन जैसे तमाम ऑपोजिशन के लीडर्स कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो इसे कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल साथियों। Next, do we have any questions from girl students, please? Female students. Yes, वहाँ पर पीछे माइक दे दीजिए। हेलो माइक। हेलो हेलो। 1 मिनट। इम्पोर्टेंट सवाल है जिसके लिए हम लोग सर माइक ले लीजिए। हेलो, मेरा ये सवाल है मैडम आपसे कि हम लोग कह रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधि वैसा है, ये जनप्रतिनिधि वैसा है, पर इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी का वर्ग
इसका सांसद में एक भी प्रतिनिधि बेहतर तरीके से अपने मुद्दे नहीं लेके जा सकता, तो समाज के अंदर से सांसद एमएलए कैसे बनेंगे, इसकी भूमिका आप स्पष्ट कीजिए। क्यों नहीं यहाँ का आम युवा आमदार या खासदार क्यों नहीं बन सकता, इसका प्लानिंग हमने करना चाहिए, ना कि दूसरों का दोष देके उनको लीडर बनाना चाहिए। इस पे आप हमें जवाब दीजिए। मैं आपका सवाल नहीं समझी, मतलब हमारा सवाल ये है कि जैसे वहां पे एमएलए एमपी बैठे हैं, हम लोग उनसे उम्मीद क्यों कर रहे हैं और हम उनसे उम्मीद क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे बैठा जो आम नागरिक है वो लीडर क्यों नहीं बन पाता? यहाँ से ओबीसी एससी एसटी का जो व्यक्ति है, जो छात्र है, वो क्यों नहीं सांसद बन सकता? हम लोग सिर्फ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है? हम लोग कैसे नेता बने, इसकी भूमिका आप स्पष्ट कीजिए। हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पे इसलिए सवाल पूछेंगे क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका काम है। वो जब जनप्रतिनिधि बने तो उन्होंने ये चीज भी अपने जॉब प्रोफाइल में ली कि उनसे सवाल पूछे जाएंगे, और उनको चुन के जनता ने ही भेजा है। उसमें भी आप कैसे बने, इस चीज का जवाब तो स्टूडेंट्स को ही देना पड़ेगा। जब इस देश के पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिलती है, तो उनको आम जनता को संसद में पहुंचाने के रास्ते कैसे खुल पाएंगे? जब एम्प्लॉयमेंट में आप देखिए, यूनिवर्सिटीज का डेटा देख लीजिए, स्टूडेंट एनरोलमेंट में भी एससी एसटी ओबीसी सीट्स खाली रह जाती हैं। आम छात्रों को एनएफएस डिक्लेयर करके वापस पीएचडी एडमिशन से भेज दिया जाता है। और यही चीज एससी एसटी ओबीसी में जब फैकल्टी रिक्रूटमेंट आप देखते हैं, उसमें भी आपको सीटें खाली की खाली मिल जाती हैं। तो जब इस देश में सोशल जस्टिस को ही समझा नहीं जाता है, सोशल जस्टिस को एक बर्डन की तरह सरकार देखती है, तो कैसे आम जनता में आप जैसे स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स संसद तक जा पाएंगे? कायदे से डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सब लोग समान हैं। 1 पर्सन 1 वोट का मतलब है कि सब लोग समान हैं, क्योंकि सबका एक वोट है और सब वोट का एक महत्व है। लेकिन इसी समानता को हम लोग लंबे समय से तार-तार होते हुए देख रहे हैं। अगर वो लोग ये नहीं सह पा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में है, कॉन्स्टिट्यूशन हटा करके मनुस्मृति लाने की वो बात कर रहे हैं, तो सोशल जस्टिस की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। आप बार बार देख लीजिए, एनईपी जो नई पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी में सोशल जस्टिस के लिए कोई जगह नहीं है। उस पॉलिसी में रिजर्वेशन के बारे में बात तक नहीं हो रही है। और अब हम देखते हैं कि राइट विंग इकोसिस्टम की तरफ से एक ऐसे प्रोटेस्ट को, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पुश किया जा रहा है जो कि सही मायने पे ग्राउंड पे ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, जिसको रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से एक आंदोलन चल रहा है। क्या मतलब है उस आंदोलन का? आप आरक्षण तब हटाएंगे ना जब आरक्षण जिस वजह से आया था उन सब पैरामीटर्स को हम पूरा कर चुके हैं। क्या आरक्षण वो एक अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है? ऐतिहासिक रूप से एजुकेशनली बैकवर्ड जो सेक्शन समाज के रहे हैं, आप चाहते हैं शिक्षा में हिस्सेदारी बढ़ाना उन सेक्शंस का, तो क्या आज उन सेक्शंस की शिक्षा में हिस्सेदारी बढ़ गई है? बिल्कुल नहीं बढ़ी है। तो आप आरक्षण हटाने की बात कैसे कर रहे हैं? इस पे चुप्पी साधना। इस साल के शुरुआत में यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस नाम से कुछ गाइडलाइंस आए थे, जिनको कि बहुत ही अधपके तरीके से लाया गया था। उसमें डिटेलिंग थी ही नहीं कि जातीय भेदभाव एक्चुअली दिखता कैसा है, उसकी कोई डिटेलिंग नहीं थी। और इसी चीज को फायदा बना करके कोर्ट में उस चीज पे स्टे हो जाता है। जब उस पे स्टे होता है तो आप देखिए, क्या स्टूडेंट्स को या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सड़कों पे उतरती हैं उसके खिलाफ? क्या वो मांग करती हैं कि आप यूजीसी के इक्विटी गाइडलाइंस को और पुख्ता रूप से डिजाइन करके उनको लागू कीजिए? नहीं। एकमात्र फोर्स, और मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूं इसलिए मैं बता सकती हूं, अगर देश भर की सड़कों पे एकमात्र स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उसका नाम आयसा था। मैं तिहाड़ रह करके आई हूं उसके लिए प्रोटेस्ट करके। मेरे साथ न जाने कितने साथी तिहाड़ रह करके आए हैं। जेएनयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इस देश की, सबसे प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज में कहा जाता है। वहां की वाइस चांसलर आप जानते हैं क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि दलितों को विक्टिमहुड का ड्रग है।
वो तो नशा करते हैं विक्टिम होने का, ये कहती हैं वाइस चांसलर, जेएनयू की वाइस चांसलर। वो ये कहती हैं कि ब्लैक्स और दलितों को तो आदत पड़ गई है चिल्लाने की कि हम विक्टिम हैं, हम विक्टिम हैं, ये कहती हैं वो, एक प्रोमिनेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर। और इसके खिलाफ जब वहाँ के यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं, प्रोटेस्ट में उतरते हैं, तो उन्हें तिहाड़ भेज दिया जाता है। ये इस देश की दशा है। तो अगर आप चाहते हैं कि संसद में आम जनता पहुंचे, आम नौजवान और छात्र पहुंचे, तो ऑर्गेनाइज हो करके पॉलिटिक्स करना अकेला रास्ता है आपके पास। तो आपके आसपास आप लोग ऑर्गेनाइज होइए, खुद को एजुकेट करिए कि आसपास क्या चल रहा है, और इस एजुकेशन के आधार पे इस सिस्टम को बदलने के लिए सड़कों पे उतरिए। नेहा जी, मेरा सवाल से ज़्यादा मैं आपको एक आश्वासित करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं नागपुर की जन्मभूमि से हूँ, और यहाँ अपार्ट फ्रॉम कास्ट एंड क्रीड यहाँ जो क्राउड आपके लिए आई है, मैं उन लोगों के उनके लोगों के तरफ से आपको आश्वासित करना चाहती हूँ कि नागपुर की जन्मभूमि पे आज हम आपको एक जबान देते हैं कि हम आपके हर मूवमेंट पे, आपके हर बताए हुए मार्ग पे, या बाबा साहेब के, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री जी के मार्ग पे चल के हम ये इतिहास बदलने के लिए आपके साथ खड़े हैं। और हाँ, मैं सर का एक सवाल, उन्होंने कहा है कि आमदार और एमएलए को पेंशन होती है, तो आम नागरिक की पेंशन क्यों खारिज की जाती है? तो ये सवाल तो वैसे वो सत्ता में नहीं है, फिर भी इनका सर का सवाल था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पर मेरा सवाल से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी लगता कि आप यहाँ पे जो नागपुर में आए हैं, तो ये नागपुर की जनता आपको इसीलिए सुनती है और इसीलिए सपोर्ट करना चाहती है कि ये समविचारी है, ये समविचारी है, इसलिए आज यहाँ है, और आपको नागपुर की लड़की आपको इसीलिए समर्थन करने आई है। धन्यवाद। Thank you, ma'am. लाल सलाम, Thank जय you. भीम। मैम, वी हैव फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम वर्धा जो हिंदी विश्वविद्यालय से आए हैं, और उन पे करंटली एफआईआर चल रही है। सिनेरियो ऐसा है, उनको आप माइक दे दो पहले प्लीज। नेहा, इनका सिनेरियो ऐसा है कि हिंदी विश्वविद्यालय के लिए बेसिक एम्यूनिटीज के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे थे। अब आपको भी है पता कि वीसीज और ये जो है ना, ये सब आरएसएस के लोग हैं, तो बेचारों के ऊपर एफआईआर कर दिया। एंड दे केम फ्रॉम लाइक 80-100 किलोमीटर जस्ट टू आस्क यू स्मॉल क्वेश्चंस। आपका सवाल? जय भीम, लाल सलाम। मेरा नाम शिवपूजन पासी है और मैं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से आया हूँ। आपका सीधा सवाल पूछिए। और please. मेरा सवाल ये है कि जितने भी 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, आरएसएस का चारागाह बनाया जा रहा विश्वविद्यालय का, और महात्मा गांधी भारत में केवल एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जिसका 6 देशों के साथ कोलैबोरेशन है, और वहाँ 2022 से पीएचडी एडमिशन बंद है, और साथ ही उस विश्वविद्यालय के गांधी के नाम पे बना है, वहाँ गोडसे के विचारधारा के लोग उसको आरएसएस का चारागाह बना रहे हैं। और वहाँ पे अभी बीसी जातिवादी बीसी कुमुद शर्मा है। और क्या वर्धा की बात यहाँ पे आकर थोड़ा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि वो सही कह रहे हैं, वर्धा के स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया हुआ है, और वो सब दलित ओबीसी स्टूडेंट्स हैं जिनको सस्पेंड किया हुआ है, और आर्बिट्ररी रूप से। तो वो आप बात रखिए। और नेहा दीदी, क्या होता है कि बच्चे जो आवाज उठाते हैं शिक्षा के लिए, उनका अपराधीकरण किया जाता। मैं VA-LLB का स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ रोजाना हफ्ते में शाखाएं लगती है, और जैसे ही हम लोगों पे FIR हुई, और वहाँ पे नेक्स्ट डे ऐसा ARSS का वहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, और उसका औचित्य नहीं दिखता कि विश्वविद्यालय में उसका क्या उद्देश्य है। और जिस प्रकार से उस विश्वविद्यालय में प्रक्रियाएं हो रही है, चाहे नियुक्तियां, वुमेन स्टडी वहाँ पे था, अभी कुलपति महिला है, उनको चाहिए कि वो अध्ययन शुरू हो, और वहाँ डिप्लोमा कोर्सेस है जिससे वर्धा के और महाराष्ट्र के लोकल लोग उसमें आते थे अध्ययन करने के लिए, और साजिश के तहत वो भी वहाँ पे बंद कर दिया गया, और वो वुमेन स्टडी और फिल्म स्टडी था, जिससे उन छात्रों को वहाँ पे तकनीकी तौर पे वो जा सकते थे इंटर्नशिप के लिए, फिल्म सिटी मुंबई, उसको भी बंद कर दिया गया। और कम से कम वो करोड़ों लागत का ऑडिटोरियम, वहाँ पे सभी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, और वो अभी वो बंद हैं।
और उसे प्रयागराज भेज दिया, जबकि वहाँ पे वो संसाधन थे। तो ऐसे ही वहाँ पे चल रहा है और हम लोगों का अपराधीकरण किया जा रहा है। और हमें अभी आशंका है कि जातिवादी कुलपति कुमुद शर्मा द्वारा अब हमको निलंबन और निष्कासन भी किया जा सकता है। तो तमाम तरह की वहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं। हम चाहते हैं कि वर्धा और महाराष्ट्र और नागपुर के सभी और पूरे देश से चाहते हैं कि वो हमारा समर्थन दे। और पिछले बिना किसी ऑर्डिनेंस में लिखा है, हम लोग पूछते हैं कि आपने प्रशासनिक भवन पे ताले क्यों लगाए हैं, तो इसका जवाब उनके पास नहीं है। और ऐसा ही बरगलाते हैं छात्रों को और धमकी देते हैं। और वहाँ के HOD द्वारा हम लोगों से हमारी जात पूछी जाती है कि आप आगे क्या लगाते हैं क्या नहीं, नाम के आगे। तो इस प्रकार से उसमें माहौल बना है और वहाँ पे दलित SC ST OBC छात्रों का उत्पीड़न लगातार हो रहा है। और हमारे सुधार्थी रामचंद्र जी अभी बात नेहा महाराष्ट्र लोड वर्धा आपटे नागपुर वर्धा में आपटे महाराष्ट्र में वर्धा है, वहाँ पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो गांधी के नाम पे बना हुआ है। तो अभी रिसेंट में वहाँ ये सब चीज़ें चल रही हैं कि पूरे विश्वविद्यालय तो संघ के इशारे में चलाया जा रहा है और 2022 से PhD प्रवेश प्रक्रिया तो रोक दिया गया है। और वहाँ पर एक BC थे प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला, जिनके ऊपर मल्टीपल सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेते और नौकरी देने के नाम पे फेवर के मामले आए थे, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देते जाना पड़ा था। और उसके बाद विश्वविद्यालय के सबसे मोस्ट सीनियर प्रोफेसर लैला तरुण तारा, जो दलित बैकग्राउंड से आते थे, उनको जो है इंचार्ज VC बनाया जाता है। तो ये बात जो है संत तो नहीं पचती है और उनको हटाते IIM नागपुर के डायरेक्टर हैं भीमराव मैत्री, उनको चार्ज दे दिया जाता है। और तरुण तारा के समय में 2022 की जो प्रवेश प्रक्रिया होती PhD थी उससे समय होती है और उसमें रोक लगा दी जाती है, क्योंकि उसमें जितनी सीटें थे उससे कम बच्चे पास होते हैं। तो पूरे विश्वविद्यालय तो पूरे संघ ने कब्जा कर लिया है और वो लगातार जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स हैं, जो दलित और माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर लगातार FIR दी जाती है। 2024 में मुझे और मेरे 4-5 साथियों तो सस्पेंड और किया गया विश्वविद्यालय से। निरंजन भी यहाँ पर हैं, राजेश सारथी हैं आयशा से, वो भी हैं, तमाम स्टूडेंट तो वहाँ सस्पेंड किया गया। 2024 में हमारा सस्पेंशन होता है, 2 साल बाद हमारा सस्पेंशन नागपुर हाई कोर्ट में जाते हमें वापस लेना पड़ता है। अभी रिसेंट में ये हुआ है कि विमेंस स्टडीज़ और फिल्म स्टडीज़ जो प्रयागराज में भेज दिया गया, क्योंकि वो विभाग ऐसा विभाग था जिससे स्टूडेंट लगातार बोलते थे, लिखते थे और एक्टिविज्म में थे, इसलिए उस विभाग को टारगेट करते उसको प्रयागराज भेजा गया। और अब जब स्टूडेंट विमेंस स्टडीज और फिल्म स्टडीज की पुनर्बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मेन कैंपस में, और विश्वविद्यालय में जो लगातार विश्वविद्यालय में RSS के खुलेआम प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी रिसेंट में 2 दिन पहले विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन में खुलेआम RSS का गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हुआ बिना किसी परमिशन थे। लेकिन जब वहाँ पर छात्र कोई तारतम्य करते हैं तो उनको टारगेट दिया जा रहा है, उनके ऊपर FIR लादी जा रही हैं। और जो तमाम आंदोलनकारी छात्र विश्वविद्यालय तमाम मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं, तब उनको टारगेट करते बोला जाता है कि इन छात्रों के आंदोलन में जाए कोई भी छात्र जाएगा तो उसके ऊपर FIR की जाएगी, उसका दमन किया जाएगा, उसका निलंबन निष्कासन दिया जा रहा है। इस तरह से पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों में डर पैदा किया जा रहा है। तो हमारी मांग यही है और हमारी लड़ाई भी इसी चीज़ की है कि जो लगातार विश्वविद्यालय तो संघ और दोड़से की जो विचारधारा है उस विचारधारा को थोपने की कोशिश की जा रही है, वो हम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में नहीं बनने देने हम। और हाँ, रिसेंट में भी एक चीज़ और हुई थी कि संघ के दार्तम पूरे विश्वविद्यालय में खुलेआम हो रहे हैं, लेकिन बिरसा मुंडा जयंती विश्वविद्यालय में सम्मिलित विद्यार्थी आंदोलन बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए विश्वविद्यालय से परमिशन मांगता है, उसको परमिशन नहीं दी जाती है और उसको विश्वविद्यालय के बाहर रोड में जो है बिरसा मुंडा का दार्तम करना पड़ता है। तो लगातार ये देश भर के विश्वविद्यालयों में हो रहा है। पूरे संघ और RSS के लोग पूरे विश्वविद्यालय कब्जा कर रहे हैं। जो छात्रों का सोचने का जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको तुंद करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि जो सवाल करने वाला छात्र है वो आए, पढ़ पाए और अपनी लड़ाई लड़ पाए। तो हमारा यही है कि आप लोग जो वर्धा के विश्वविद्यालय के स्टूडेंट आज लड़ाई लड़ रहे हैं वर्धा विश्वविद्यालय को बचाने के लिए, तो आप उसमें शामिल होइए। धन्यवाद। जो हम लोग कम से कम 49 से 50वां दिन हम लोग अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और 8 जुलाई से बैठे हुए हैं।
जो कि प्रशासन के गेट, चारों गेट बंद कर रखे, ना तो हमको अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही हमारी आवाज़ को सुना जा रहा है। कई बार हम संवाद भी करना चाहते हैं कुलपति कुमुद शर्मा से, लेकिन वो जातिवाद, क्योंकि हमारी बात दबाने के लिए अभी हम लोगों को 6 स्टूडेंटों पे, एक्टिविस्टों पे, जो 3 दलित और 3 ओबीसी है, जो उनको FIR डायरेक्ट कर दी जाती है। और इतना ही नहीं, एक राकेश अहरवाज, ना कि जो मैं, मेरे ऊपर कुमुद शर्मा कुलपति मैम ने एक, हम लोग गाड़ी को बैठे हुए थे, संवाद करना चाहते, तो जाके उन्होंने गाड़ी भी मेरे पैर पे चढ़ाई, जो गाड़ी तक उन्होंने जानलेवा हमला किया कुमुद शर्मा ने। इतना भी नहीं हुआ, FIR भी, जब मैं FIR करने गई तो एक FIR भी नहीं लिखी जा रही है मेरे नाम से, क्योंकि कुमुद शर्मा पे अगर मैं FIR भी करना चाहता हूँ, FIR भी नहीं ली जाए। इतनी मानसिकता हो गई उनकी संघवाद की। और इतना ही नहीं, 6 लोगों पे FIR की गई, और अभी 2 दिन से चल रहा उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा कि अभी इन लोगों पे निलंबित भी करना चाहते यूनिवर्सिटी से। तो आप लोगों से हमारा समर्थन चाहता हूं कि अभी आप आयशा से, ऑल इंडिया स्टूडेंट से अभी हमारा समर्थन मिला था, और आपसे भी चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर FIR के एक तो वापस कराई जाए, इसके अलावा अगर हम लोगों को निलंबित किया जाता है तो आप लोग हमारा समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. With this, we बहुत come to शुक्रिया। an end of interactive session, and I would like to invite Mr. Kadu from Amravati. Ma'am, could you stay for a minute? I would like to invite Mr. Kadu from Amravati, member of Hum Bharat Ke Log organization and the group. They will now felicitate. Sorry. सारे लोगों से विनती है कि प्लीज एक साथ स्टेज पे ना आए।